भारतीय रंगमंच और सिनेमा के विराट आकाश में कितने ही सितारे उदित हुए, कितने ही अस्त हो गए, परंतु जिन नक्षत्रों ने अपनी तेजस्वी आभा से दर्शकों के हृदय को आलोकित किया, उनमें एक नाम आज भी स्वर्णाक्षरों में अंकित है: पंकज बेरी। अभिनय की कला को न केवल जीने वाले बल्कि उसे जीवंत कर देने वाले एक अनुपम कलाकार ने राष्ट्र नहीं, अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर भी अपनी पहचान गढ़ी है, एक गंभीर, सहज और संजीदा अभिनेता के रूप में। 8 जुलाई 1961 हरियाणा की पुण्य भूमि अंबाला, यहीं जन्म हुआ उस प्रतिभा का जिसने आगे चलकर कालका की सांस्कृतिक छटा में सांस ली, और फिर अभिनय की अनिवार्य पुकार ने उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के इंडियन थिएटर विभाग तक पहुंचाया, जहां से उन्होंने प्राप्त की स्नातकोत्तर की उपाधि, और वहीं से शुरू हुई कला साधना की वह यात्रा जिसने अभिनय में संवेदना और गहराई की नई परतें जोड़ी। दूरदर्शन का वह स्वर्णिम युग जब हर घर में गूंजता था गुल गुलशन गुलफाम, यहीं से पंकज बेरी ने लोकप्रियता के प्रथम शिखर को स्पर्श किया। फिर एक के बाद एक महाभारत के पौराणिक प्रसंग, स्वाभिमान, किट्टी पार्टी, मेरी डोली तेरे अंगना और जहां में घर घर खेली जैसे धारावाहिक, हर भूमिका, हर किरदार अभिनय की एक नई परिभाषा। परंतु जब बात आती है अभिनय के शिखर रचना की, तो स्मृति में उभरता है वह अद्वितीय पात्र तथा चार्य। तेनाली रामा में रचा गया यह चरित्र हास्य और व्यंग का अद्भुत संगम ही नहीं, बल्कि अभिनय की गहनता और प्रामाणिकता का अनुपम उदाहरण भी है, जिसने उन्हें दर्शकों के हृदय में अमिट स्थान प्रदान किया। फिल्मों में कॉलेज गर्ल से आरंभ हुआ यह सफर आज भी जारी है, सिनेमा, टेलीविजन और नए डिजिटल मंचों पर, क्योंकि अभिनय पंकज बेरी के लिए मात्र एक पेशा नहीं, यह उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति है, जहां वे किरदारों के माध्यम से इतिहास को स्वर देते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं और मनुष्यता को संवाद प्रदान करते हैं। आज सितंबर अंक के अनावरण समारोह में मैं सुरेश पुष्पाकर कवितावली परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय अभिनय जगत के उस गौरव का जिसकी कला साधना प्रेरणा है, अनुकरण है, पंकज बेरी जी का। पंकज जी, आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सुरेश जी, अनेकों अनेक धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने मेरा परिचय दिया, इसने मेरे हौसले को बहुत बढ़ा दिया है। और ये सब जो आपने मेरे विषय में कहा, ये सुन करके मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे और मेहनत करके और अच्छा काम करना है, ताकि मैं लोगों के दिलों में और अपनी जगह बना सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपने जैसे कि मुझे पता है बचपन से ही, एक जैसे कलाकार होता है वो बॉर्न होता है कलाकार, ये तो हम मानते हैं सभी लोग। तो आप बचपन से ही अभिनय करते आए हैं, और मेरा ये मानना है कि वो आपको, वही एक सोच थी, वही एक विचार था, आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी में लेकर गया, और वहाँ से फिर आपने बुलंदियों को छूना शुरू किया। वो जैसे कि मुझे याद है आपका जो आखिरी मंचन था टैगोर थिएटर में, वो घासीराम कोतवाल, जिसमें आपने घासीराम का जो पात्र था वो जी जी निभाया था, और बहुत सराहा गया वो। और जी। उसके बाद आपने टेलीविज़न के सीरियल जो हैं, धारावाहिक गुल गुलशन गुलफाम से फिर हृदयों में दर्शकों के जगह बनाई। ये बहुत बड़ी बात थी, और आज भी आप बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। हमारा हमेशा से अपने पंकज भाई के लिए जो स्नेह है वो है। और दूसरी बात, आपके लिए जो हमारे जो बड़े हैं, जो आपसे सीनियर हैं कलाकार, वो भी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका उनका आशीष है आप पर, और दर्शकों का जो है वो प्रेम है आपके साथ, हमेशा हमेशा वो रहेगा ऐसा ही। पंकज भाई। धन्यवाद धन्यवाद। मैं यहाँ मंच पर जितने भी उपस्थित हैं सज्जन,
मेरे सीनियर, मेरे कुलीग, जिनको मैं जानता हूँ या जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सभी की ओर से प्रेषित कर देता हूँ पंकज जी आपको। और अभी हम इसके बाद अनावरण करना चाहेंगे कवितावली पत्रिका की। तो एक औपचारिक रूप से उसकी पत्रिका का हम अनावरण करते हैं। तो पंकज जी आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि पत्रिका का अनावरण करें आप। जी जी, मैं पत्रिका मुझे कल मिली, और उसमें बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू छपा, और बहुत अच्छे अच्छे चित्र छपे, देखकर बहुत आत्मिक संतुष्टि मिली, बहुत आनंद आया। ये पत्रिका मेरे हाथ में है। जी तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज भाई, इस पत्रिका के अनावरण के लिए। थैंक यू सो मच। और ये अंदर बहुत बेहतरीन ये छपा हुआ है, ये जो इंटरव्यू छपी है। ये बहुत अच्छा एक लगा मुझे देख करके। काफी बेहतरीन पिक्चर्स इसमें लगाई गई हैं। ये धन्यवाद। छोटा सा हमारा प्रयास है। आप इतना मेहनत कर रहे हैं अभिनय जगत में, तो हमारा भी छोटा सा प्रयास है कि हम थोड़ा कोशिश करें कि वो आपकी बातचीत जो है वो दर्शकों तक या पाठकों तक पहुंचाएं। जी जी, वो अवश्य। बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके बहुत से फैंस हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। बुलाना चाहूंगा प्रेमविद जी को। प्रेमविद जी, आप दो शब्द जो हैं कवितावली के बारे में कहना चाहेंगे। धन्यवाद सुरेश पुष्पाकर जी। मुख्य अतिथि और रचनाकार दोस्तों, मेरी साहब आपने मैगजीन तो हमारी पत्रिका तो देख ही ली है, काफी कुछ आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहता हूँ। कवितावली एक वैश्विक हिंदी साहित्य मासिक पत्रिका है जो कविताओं, गजलों, दोहों, गीतों, मुक्तों और लघु कथाओं के माध्यम से साहित्य के विविध रंगों को एक साथ पिरोती है। ये भारत ही नहीं
अपितु विश्व के कोने कोने से लेखनी की रोशनी लेकर आने वाले रचनाकारों को एक साझा स्वर और सम्मान प्रदान करती है। यह पत्रिका केवल पढ़ने के लिए ही नहीं, महसूस करने के लिए भी है। इस साहित्यिक यात्रा में सबसे अधिक योगदान हमारे मुख्य संपादक सुरेश पुष्पाकर जी का है। इसके साथ ही मेरे सभी संपादकीय मंडल के सदस्यों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। 1 वर्ष से अधिक का समय हम पूरा कर चुके हैं और आप सभी के सहयोग और शुभकामनाओं से ये सफर अभी भी जारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऑल बहुत द बेस्ट। धन्यवाद प्रेम ऑल द प्रेम बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच। प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसके बाद गुजारिश करना चाहूँगा कि पंकज जी, आपसे मैं कुछ मुखातिब होकर कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा आपके जीवन से अवश्य। जुड़ी हुई। जी। तो सबसे पहला तो प्रश्न ये मैं जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहते हैं, कि आपने जब थिएटर की ओर रुख किया, तो जैसा कि अक्सर देखा गया है कि परिवार और समाज उसकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि बहुत संघर्षमय जीवन होता है एक थिएटर कलाकार का, हर कलाकार का वैसे तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या प्रतिक्रिया रही आपके परिवार और समाज की जब आपने थिएटर की ओर रुख किया तो। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि जब मैं एमेच्योर थिएटर करता था तो परिवार वाले कहा करते थे, ऑब्जेक्शन लेते थे, ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। मैं दरअसल मैं दो कश्तियों में सवार था। एमेच्योर थिएटर करता था और क्रिकेट भी खेला करता था। साथ ही साथ पिंजौर में मेरे भाई के रेस्टोरेंट्स थे, तो वो थोड़ा कहते थे, थोड़ी भाई हाँ साथ में मदद करो, ये कहाँ तुम पड़ गए इस लाइन में। और मेरे मामा जी अक्सर मेरी मम्मी को कहा करते थे, पंजाबी में कहा करते थे, भैन मुंडे नु केड़ी लाइन विच पा दिता है, ਉਹ ਇਹਨੂੰ क्लर्क बनाओ, ਇਹ किथे मरासियां वाले काम करदा पिया है। तो ऑब्जेक्शन तो थे, लेकिन मैंने, पता नहीं अंदर कुछ थी, इच्छा थी, ईश्वर का कुछ आशीर्वाद था, ऐसी घटना घटनी थी। तो मैंने एमेच्योर थिएटर करते करते चुपके चुपके करता था, जाता था। फिर मैंने 1982 में डिसाइड किया कि मुझे इसी फील्ड में कुछ आगे करना है। तो मुझे पता चला कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जी डिप्लोमा होता है ड्रामा का। तो मैंने वहाँ डिप्लोमा में एडमिशन लिया चोरी छिपे, घर वालों को मैंने नहीं बताया, छुपके से मैंने फॉर्म भरा और मेरा एडमिशन हो गया। और मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, और घर वाले नाराज भी थे कि ये किस लाइन में चला गया, ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब मैंने अपना प्रोफेशनल प्ले पहला किया, मत्त विलासम, जिसमें मुझे कापालिक का किरदार निभाने का मौका मिला, और वो बहुत चर्चा में आया, और हर बड़े बड़े न्यूज़पेपर में फोटो छपे, बहुत लंबी लंबी खबरें छपी। तो जब घर वालों ने वो सब पढ़ा तो उनको लगा कि बेटा तो कुछ अच्छा कर रहा है। तो वहां से उनको थोड़ा सा मेरी तरफ हो गया कि नहीं करो। तो मैंने उनको प्ले भी दिखाया, उनको लगा ये तो बड़ा अच्छा काम किया है इसने, पंकज ने। तो फिर वहां से ये मेरी यात्रा शुरू हुई। तो घर वालों को का जो ऑब्जेक्शन था वो माइल्ड हो गया, और फिर मैं इस लाइन में आगे काम करता चला गया। मैंने फिर ड्रामा में एमए किया डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से। बाय जी द ग्रेस ऑफ गॉड मैं पहला गोल्ड मेडलिस्ट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से। उसके बाद ये यात्रा शुरू हुई, और चलते 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 आज इस पड़ाव पर पहुंची है कि मैं आप सब महानुभावों से मुखातिब हूँ। जी। तो ये जैसा कि आपने बताया कि एक प्रतिक्रिया जो रही है आपके परिवार की, आपके समाज की, ये और आज मामा, अक्सर। उसके बाद जब मैं सक्सेसफुल हो गया, इंडस्ट्री में काम करने लगा, तो जी जो मेरे मामा जी कहा करते थे ना, वो भैन मुंडे नु केड़ी लाइन च पाता है, उसके बाद वही मामा जी कहते थे, ओ जी साडा भांजा है, देखो बॉम्बे काम करदा है। जी जी, ये अक्सर अक्सर जी, हाँ देखो अक्सर कितना ये सोहना काम करदा है मुंडा साडा, साडा अक्सर बच्चा है। अक्सर तो यही अच्छा होता अच्छा है। लगता था। जी जी। ऐसे ही होता है। अच्छा, इसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा, एक और सवाल आपके सामने है। गुल गुलशन गुलफाम से लेकर तेनालीरामा तक आप कौन कौन से किरदार आपके दिल के सबसे करीब रहे हैं, और वो क्यों। सुरेश जी, उसके देखो क्या होता है बेसिकली, मैं
ये बड़ा अच्छा और बड़ा मुश्किल से प्रश्न है, क्योंकि हलवाई को तो अपनी हर मिठाई अच्छी लगती है ना। तो मुझे तो मेरे हर किरदार से प्यार है, क्योंकि मैं यही सोच के करता हूँ कि मुझे इस किरदार को जितना जीवंत कर सकता हूँ उतना करना है। चाहे वो गुलगुलशन गुलफाम हो, उससे पहले भारत एक खोज में मैंने श्याम बेनेगल साहब के साथ 11 किरदार किए थे अलग अलग, जिसमें अश्वत्थामा किया, भरत किया, मोहनजोदड़ो में अग्निशील किया, फिर हर्षवर्धन किया, फिर अबुल फजल किया, फिर मंगल पांडे किया, फिर चंदा लोरिक में लोरी किया। ऐसे अनेकों किरदार किए, जिसमें से कुछ किरदार आज भी याद किए जाते हैं। मंगल पांडे को, अश्वत्थामा को आज भी लोग याद करते हैं। फिर एक गुलगुलशन गुलफाम का किरदार था जो बहुत यादगार हो गया, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। जी। स्वाभिमान के किरदार को लोग आज भी याद करते हैं। जुनून के किरदार को लोग आज भी याद करते हैं। तारा के किरदार को लोग आज भी याद करते हैं। किटी पार्टी के किरदार जो आपने नाम लिया उसको भी। उम्मीद एक शो आता था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें जी। मैंने बहुत ही हार्डकोर नेगेटिव रोल किया था, जो बहुत ही पसंद किया गया था राजस्थान बैकड्रॉप पे। ये सब करते करते, बिकॉज लकीली मैं परमात्मा को सारा श्रेय देता हूँ। जो करवाता है ऊपर वाला करवाता है। शुक्र है उस मालिक का कि उसने मुझसे बहुत अनेकों अनेक अलग अलग किस्म के किरदार करवाए। अब जी। जैसे वो यात्रा शुरू हुई, शुरू तो हुई थी तमस से, जी। ये गुलगुलशन गुलफाम से भी पहले। उसके बाद सांझा चूल्हा आया था, वो भी आज तक लोग याद करते हैं, बलवंत गार्गी साहब का शो था वो। जी। तो उसके बाद करते 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 जब ये तथाचार्य तक पहुंची, तेनाली रामा तक, तो वो ये इसमें मुझे अनेकों प्रकार के अलग अलग किस्म के किरदार करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसलिए मैं एक दो तीन ऐसे किरदार नहीं चुन सकता, लेकिन हाँ कुछ ऐसे किरदार थे जो लोगों के दिलों में अमर हो गए हैं। जैसे गुलगुलशन गुलफाम का हो गया, स्वाभिमान हो गया, कॉलेज गर्ल फिल्म का हो गया, जी। उम्मीद का हो गया, त्रिपाठी का हो गया, और उसके बाद ये आज ये जो शो है तथाचार्य। ये तथाचार्य के बारे में मैं दो लाइन अवश्य कहना चाहूंगा सुरेश जी, कि जी। ये जो तथाचार्य का किरदार था, ये वंस अपॉन अ टाइम कभी कभी अचानक ही लिखा जाता है, क्योंकि इस किरदार में हमारे नाट्य शास्त्र में नवरस होते हैं। तो जी। नौ के नौ रस थे इस किरदार में। इतना अच्छा लिखा गया था। और क्योंकि ये हंसता था, हंसाता था, रोता था, रुलाता था, डरता था, डराता था, विभत्स हो जाता था, क्रोधित हो जाता था, श्रृंगार रस था। तेनालीरामा में 6-7 बार तो मैं लड़की बनाऊं, ऐसे बहुत से जी। रूप धारण करता रहा इसमें, क्योंकि ये नवरस से भरा हुआ किरदार था। और परमात्मा की असीम कृपा हुई कि ये किरदार मेरी झोली में आ गया और मैंने इसको निभाया। तो ये दिलो दिमाग में छा गया है लोगों के, इंटरनेशनली। बिल्कुल सही कहा आपने, ये इंटरनेशनली भी इस किरदार को बहुत लोग याद करते हैं। बहुत प्यार मिलता है इस किरदार की वजह से मुझे। एक और बात है इसी से जुड़ी हुई, किरदारों की हम बात करते हैं, अलग अलग किरदार निभाए जाते हैं अलग अलग मंचों पर, और अलग अलग सिनेमा घरों में भी देखा जाता है कि एक ही कलाकार जो है अलग अलग अभिनय कर रहा है, चरित्रों को निभा रहा है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आप किसी चरित्र को निभा रहे हैं मंच पर, या सिनेमा के लिए कुछ फिल्म बन रही है, उसमें एक कलाकार जो है उसके अंदर पूरी तरह रस बस जाता है उस चरित्र के अंदर, तभी वो उस चरित्र को निकाल पाता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी चरित्र को निभा रहे हैं, काफी समय तक उस पर काम कर रहे हैं, किसी धारावाहिक के लिए कर रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक के लिए उसके लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं वो आपके अंदर वो किरदार जो है वो घर कर जाए और वो आप पर प्रभाव डालना शुरू कर दे आम जीवन में? ये बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने सुरेश जी। ये ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन मैं इसका क्रेडिट भी ऊपर वाले को दूंगा। शायद ऊपर वाले ने इतनी हिम्मत दी है, सोच दी है, समझ दी है कि मैं किरदार कर किरदार, किरदार दर किरदार चलता हूँ। जैसे किरदार खत्म होता है मैं उसको भूल जाता हूँ, फिर नेक्स्ट किरदार के ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। जैसे हमारे हमारे थिएटर में भी कहा जाता है, सिनेमा में भी कहा जाता है। और जो फैक्ट है कि एक एक्टर को, एक कलाकार को अनेकों अनेक मौतें मरना पड़ता है, क्योंकि उसको बार बार एक कैरेक्टर को जीना पड़ता है, फिर जीरो से नए कैरेक्टर की शुरुआत करनी पड़ती है, फिर एक ऊंचाई तक उसको लेके जाता है, फिर वो खत्म होता है किरदार, तो फिर एक जीरो से नए किरदार की शुरुआत होती है। तो मैं, मेरी ये पता नहीं पहले से ही आदत थी कि मैं जैसे ही खत्म होता है शो मैं उसको भूल जाता हूँ, नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ।
जो मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर मिलता है या मिलने वाला होता है या जिसके बारे में बात चल रही होती है। जी तो मैंने कभी भी किसी भी कैरेक्टर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जी ऐसा लगता मुझे। जी। तो बाकी मेरे ख्याल से ज्यादा जज तो ऑडियंस करती है। ये बहुत कलाकार की ये बहुत बड़ी एक वो सेक्रीफाइस में कहूँगा होता है कि वो एक किरदार को निभाता है और उसे उसे दफन भी कर देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल वक्त आने बिल्कुल पर बिल्कुल। वक्त आने पर दफन भी कर देता है उसको। बिकॉज आपको नए किरदार को जीने के लिए नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। क्योंकि मैं सुरेश जी इस बात को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ, बढ़ा के बोल देता हूँ। क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्टिंग को कैसे लेते हैं। जी एक्टिंग को बहुत सरल ले लिया है लोगों ने। जी एक्टिंग को बहुत सरल ले लिया। हाँ, एक्टिंग करना बहुत आसान है। क्योंकि क्या करना है, आपने कैमरे के सामने जाना है। अमीरी में गरीबी में, उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते आपको अच्छा लगना है। अमीरी में गरीबी में भी आपको अच्छा लगना है। और बिना फंबल किए आपको डायलॉग बोल देना है। तो ये एक्टिंग हो गई। ये तो बहुत आसान काम हो गया। नहीं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप एक्टिंग को कैसे लेते हैं। मैं एक्टिंग को ये समझता हूँ, मेरी सोच ये है एक्टिंग को लेकर के, कि एक्टिंग करना इज द टफेस्ट जॉब। किसी किरदार को जीना बहुत मुश्किल काम होता है। जी एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। अगर आप जेन्युइनली किसी किरदार को जीना चाहते हैं तो उस किरदार की खाल में घुसने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देता हूं। जब मैं जुनून का किरदार करता था, भीष्म अग्रवाल में, उसमें मेरी उस वक्त एज थी 32 और जी मैं 65 ईयर्स ओल्ड मैन का रोल कर रहा था। क्योंकि मेरे साथ एक हादसा भी हो चुका था। सैनिक फिल्म के दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी टांग टूट गई थी, मैं व्हील चेयर पे था। तो सिनेविस्टा वालों ने, जिन्होंने गुलशन गुलफाम बनाया था, उन्होंने मेरे लिए बाकायदा एक किरदार रचा था। एक जी होटलियर का किरदार था, किट्टू गिडवानी के फादर का। तो मैं उसमें, मुझे, और बहुत इमोशनल किरदार था। हम्म, तो उस किरदार को करते वक्त मुझे बहुत पीड़ा होती थी, बहुत दर्द होती थी। बिल्कुल दर्द होती थी। बिकॉज मैं एक तो चेयर पे बैठा रहता था और मुझे जी इमोट करना पड़ता था। और इमोट में अंदर से करता था, ऊपर से नहीं, ऊपर के जी लेवल से नहीं। तो वो मेरे को, जब मैंने 8-9 महीने उस किरदार को जिया, तो जब वो खत्म हुआ किरदार, जब उसकी डेथ हुई उस किरदार की, तो मुझे सच में स्टमक में प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे जी जाकर के डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ा। उसने मुझे बताया कि आपने बहुत प्रेशर ले लिया था। मैंने कहा यस, मैंने उस कैरेक्टर का बहुत प्रेशर लिया, उसके इमोशन का बहुत प्रेशर लिया। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी किरदार को जीने के लिए। क्योंकि मैं एक्टिंग को बहुत मुश्किल काम मानता हूँ। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसा कि आपने तथाचार्य का रोल किया, तो तेनालीराम में, तो तेनालीरामा में आपको क्या ये लगा था जब ये मतलब जैसे शूटिंग हो रही है या उस वक्त वो सब चीज़ों पर काम चल रहा है, अभी टेलीकास्ट नहीं हुआ, उस दौरान कभी आभास हुआ कि ये जो करेक्टर मैं निभा रहा हूँ ये इतना लोकप्रिय हो जाएगा पूरी दुनिया में? इतना तो अंदाजा नहीं था सुरेश जी। हाँ, इतना जरूर था कि एक अच्छा किरदार है और इसको करते हुए मजा आ रहा था। बिकॉज इसमें एक इसका इसका क्रेडिट मेरे को एक्टर तेनाली रामा का जो रोल करता था उसको भी जाता है। कि मैं और वो इम्प्रोवाइजेशन बहुत करते थे और डायरेक्टर उन इम्प्रोवाइजेशन को मान लेता था। तो उसके उसके तहत ये कैरेक्टर की बुनाई होती चली गई। हम बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज करते थे। तो उसके बाद आगे चल करके राइटर्स ने भी उस चीज़ को अपना लिया। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे एक चीज़ कहता हूँ कि उसमें एक लाइन राइटर ने लिखी थी जिसमें जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तथाचार्य का सौदामिनी के साथ। तो उसको एक लाइन जाके बोलता है, तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी, बस। तो मैंने उसको गाना बना दिया था इम्प्रोवाइज करके, जी लंबा 4-5 लाइन का। तो वो इतना फेमस हुआ। तो अब प्रश्न ये आता है कि आपने जो सवाल किया कि मैंने ऐसा सोचा था, नहीं। मैंने हमने सोचा ठीक है, एक शो है, एक कैरेक्टर और कर रहे हैं। हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि इतना लंबा चलेगा। हमें लगा था 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, एक साल। जी वो उस शो ने ऐसा पकड़ा ऑडियंस, ऐसा लोगों के। बिकॉज उसका कारण ये था सुरेश जी, एक टेलीविजन का जो मकसद था, वो जी जो आजकल कहीं खोया हुआ है। बड़े टाइम के बाद वो चीज़ दिखाई दी थी उस शो में। बेसिकली हाँ टेलीविजन का मकसद क्या था, जो गोल्डन एरा में होता था, जिसका आपने जिक्र किया था, जिसका मैं परमात्मा की कृपा से हिस्सा रहा हूँ, जिसमें जुनून, स्वाभिमान, गुलगुलशन, बला 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 बहुत से शो किए। जी उस टाइम पे क्या होता था, टेलीविजन का मकसद था एंटरटेनमेंट विद मैसेज। जी लेकिन फिर एक दौर ऐसा आ गया कि वो मैसेज तो खो गया।
हम्म। सिर्फ एंटरटेनमेंट, वो भी सरफेस लेवल का और सुपरफिशियल और ग्लैमरस, जो जिसका रियलिज्म से कोई वास्ता नहीं था। हम्म। लेकिन बीच में इस भीड़ में फिर एक शो आया, तेनालीरामा, जिस शो को बुजुर्ग से लेके बच्चा भी पसंद करता था। क्योंकि जी। अदरवाइज देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं कि उठो, टेलीविजन नहीं देखना है, जाके पढ़ाई करो। लेकिन भाई देखिए, ऐसा शो था हम्म। सुरेश जी, जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को बोलते थे, बैठो, देखो और सीखो। ठीक। क्योंकि तेनालीरामा में हर कहानी के बाद एक सीख होती थी। तो हम्म। बच्चे, मनोरंजन तो होता ही था, कॉमेडी थी, हंसते थे, मुस्कुराते थे। ऐसे ऐसे बहुत से किस्से मेरे साथ तेनालीरामा के दौरान हुए हैं। ऐसे जी। ऐसे फैंस मिले हैं, जिसने, जैसे एक बार मैं, छोटा सा किस्सा ये है कि मैं फ्लाइट में जा रहा था दिल्ली। तो एक 40 एक साल की एक लेडी मेरे पास आई, मैं फ्लाइट में बैठा हुआ था, आकर के मुझसे बात करने लगी, बोलने लगी, थैंक यू वेरी मच सर, आप आपको मैं कैसे धन्यवाद करूं। मैंने कहा, क्या हुआ मैडम? आपने जो एक शो किया, इस शो के माध्यम से आपने मेरे कैंसर से पीड़ित पिता की खुशी का माध्यम बन गए आप। बहुत बढ़िया है, जी, बहुत। मेरे बोली कि मेरे फादर साहब लास्ट स्टेज पे, उनको कैंसर था, अब वो नहीं रहे, लेकिन वो लास्ट स्टेज पे थे, लेकिन वो इस शो देखते थे डेली और मुस्कुराते थे। उन्होंने कहा कि आप कारण बन गए मेरे पिता की मुस्कुराहट का। तो ये बहुत बड़ी संतुष्टि की बात भी है, और बहुत कलाकार। अच्छा लगा था मुझे, कि मैं देखिए इमोशनल हो रहा हूँ उस बात को याद कर। जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, तो ऐसे बात की मतलब है। ये शो था ही ऐसा कि लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैसेज देता था। जी। जो तो अदरवाइज टेलीविजन में ऐसे शो नहीं आते हैं कि जहाँ पे एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज हो। कि जी। टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम लोगों को एनरिच कर सकते हैं, जी, मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक अब वो बात है। खो गया था, इस शो में वो मैसेज दिखा, इस वजह से भी ये शो बहुत पॉपुलर हो गया। बहुत बढ़िया रहा ये आपका जो अनुभव आपने अभी शेयर किया हमारे साथ। ये बहुत मार्मिक है, जैसे कि आपने जी, बताया कि आपकी आंखें जो हैं वो नम ऐसे हो गई बहुत देख बहुत के। बहुत किस्से, बहुत चीजें घटती हैं, अभी भी घटती हैं। जी। अभी तो खैर दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी लोग पहचान लेते हैं दाढ़ी में भी कि तथाचार्य हैं। ये तथाचार्य का अगर आपको असल जिंदगी में करेक्टर निभाना पड़े, तो पंकज जी, आप सबसे पहले किससे सवाल करेंगे और क्या सवाल करेंगे? मैं तो सबसे पहले, मतलब मैं हर उस गलत चीज के लिए सवाल करूंगा, हर उस गलत आदमी से सवाल करूंगा जो मेरी नजर में गलत है। तो उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। जी 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 जी। ये मेरा प्रयास होगा। अच्छा, कभी जैसे शूटिंग के दौरान बहुत सी बातें होती हैं जो पर्दे पर कभी नहीं आती हैं, वो आपस में ही रहती हैं। वो जो शूट के दौरान जो लोग उपस्थित हैं वहाँ, चाहे वो स्पॉट बॉय है, चाहे वो लाइट बॉय है, चाहे वो कैमरामैन है, डायरेक्टर है, और आपके साथी कलाकार हैं, कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो और याद करके हंसी आती हो, ऐसा कुछ? इस यात्रा के बीच में सुरेश जी बहुत घटनाएं घटी, सुखद दुखद, है ना। जैसे सैनिक फिल्म में मेरी दुखद घटना थी, एक्सीडेंट हो गया था। और जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे हाथ में 27 फिल्में थी। जी। मैं बहुत फिल्मों में विलेन का रोल कर रहा था, यंग विलेन। तो बहुत नुकसान हुआ था, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। ये तो दुखद घटना हो गई। सुखद घटनाएं बहुत घटती थी, बहुत ऐसी ऐसी, बिकॉज इम्प्रोवाइज करते करते इतना मजा आता था कि चलते सीन में भी हंसी छूट जाती थी खुद की भी। ऐसी ऐसी इम्प्रोवाइजेशन होती थी। तो बहुत घटना, अनगिनत घटनाएं हैं सुरेश जी, ऐसी बहुत घटनाएं घटती थी, बहुत आनंद आता था। बिकॉज जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये शो ही ऐसा था, इस कैरेक्टर को करते हुए खुद भी हंसी के फुब्बारे छूट जाते थे। ऐसी ऐसी चीजें घटती थी। ये तो शूटिंग के वो दौरान की बात हो गई पंकज जी। हाँ जी। मैंने आपको इंटरप्ट किया बीच में। जो सोचकर आज भी आप हंस देते हो, ऐसी कोई घटना हमें जरूर बताएं। उस तरीके से क्या मतलब, मैं अ, जैसे मेरे मेरे को ये हंसी बहुत आती है कि मैं फुल ऑफ एनर्जी, एक शॉट मुझे देना था, और मुझे
बोला गया कि आपको जंप मारना है, आप जंप मत मारिए, आप हम डुप्लीकेट यूज़ करते हैं, और मुझे पंख भी लगाने थे। मैंने कहा नहीं, मैं खुद जंप मारूंगा। मैंने कह तो दिया, और मैंने जंप मार भी दिया, जी। और अच्छा लग भी गया। और उसके बाद मैं खुद ही हंसने लगा कि मैंने ये कैसे कर दिया। और आज भी मुझे याद आता है तो मैं हंस पड़ता हूँ कि ये हो कैसे गया ये मतलब अनबिलीवेबल था, बहुत जी मुश्किल था वो, जी लेकिन वो जी बहुत आसानी से हो गया। जी। अच्छा, तो ऐसी बहुत, रंगमंच, हाँ जी, हाँ, आप कंटिन्यू करें बात को। जी जी, ऐसी बहुत घटनाएं सुरेश जी घटी हैं ड्यूरिंग शूटिंग, घटती रहती हैं, बहुत ऐसी चीजें होती रहती हैं। जी। रंगमंच से टेलीविजन और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म, जी, आपका ये पूरा जो सफर रहा, आपका जो अनुभव रहा, और किस माध्यम ने आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि दी इनमें से, रंगमंच, टेलीविजन और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उसके बाद आपने काम किया है, कर रहे हैं? जी, जी, हर हर मंच की अपनी महत्वता है, लेकिन थिएटर में मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत आनंद आता था। मतलब लकीली मैं सुरेश जी अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि थिएटर में मुझे बेस्ट ऑफ द थिएटर करने का अवसर प्रदान हुआ। जी मेरे टीचर जितने भी चंडीगढ़ में थे, सब मुझे अपने प्ले में मेन रोल दिया करते थे, चाहे वो मत्तविलासम हो, चाहे वो रूभंगम में अश्वत्थामा हो, चाहे वो भगवत अज्युकेम में शांडिल्य हो, चाहे वो घासी राम में घासी राम हो, हीर रांझा में रांझा हो, मिर्जा साहिबा में मिर्जा हो, सैयां भाई कोतवाल में संखिया हो, रोशोमोन में बैंडिट हो, बड़ी दा दीवा में भंता हो। ऐसे अनेकों आषाढ़ का एक दिन, इस ऐसे ऐसे थिएटर करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। तो वो और थिएटर करना सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको वन गो में चलना पड़ता है। आप स्टेज पे जी। गए, खत्म। ऐसा तो है नहीं सिनेमा में, तो हाँ, आपने गलती बिल्कुल। कर दी, आप 100 रिटेक ले लीजिए। फ्रैक्शन का कोई चांस नहीं हाँ, होता। कोई चांस नहीं है। आप गए तो आप बस आपने परफॉर्म कर दिया। तो मैं अपनी उन चीज़ों को भी कभी कभी हंसता हूँ कि थिएटर में भी ऐसी घटनाएं घटती थी कि चलते शो में किसी एक्टर की, जैसे हम हीर रांझा कर रहे थे देहरादून में, दून स्कूल में, पैपीडोरस थिएटर में, वहाँ पे हीर रांझा में सैदा एक कैरेक्टर था, उसकी उसने एक गलती कर दी, प्ले का रुख मुड़ गया कहीं और। तो मैं हम्म, कैसे उसको चलते प्ले में वापस उस लाइन पर लेके आया। जिसके जी बाद हमारी टीचर नीलम सिंह चौधरी जी ने बहुत प्यार भी दिया, बहुत धन्यवाद भी मुझे कहा था। तो जी मैं वो चीज़ें भी थिएटर में कमाल की, अद्भुत होती हैं। तो थिएटर का माध्यम मुझे लगता है कि मुश्किल माध्यम है और बेस्ट माध्यम है, और एक अभिनेता को थिएटर करके ही सिनेमा की तरफ आना चाहिए। हाँ, सिनेमा में भी अभी सिनेमा की अपनी खूबसूरती है, आनंद आता है सिनेमा में। टेलीविजन में करने का अपना आनंद है, सिनेमा में एक्टिंग करने का अपना आनंद है, वेब सीरीज में काम करने का अपना आनंद है। ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन एज एन एक्टर मुझे तो हर जगह पे कैरेक्टर को जीना है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो वेब सीरीज हो। हाँ, ये थोड़ा ज़रूर है कि माध्यम अलग हो जाते हैं, उनकी टेक्निकलिटीज थोड़ी अलग अलग हो जाती है। जी। पंकज भाई, आपने बहुत सही कहा कि जो रंगमंच है, इस पर काम करके एक अभिनेता को बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। उसके उसका एब्सोल्युटली। एक कारण और भी है, जो पॉइंट आपने नहीं जिक्र किया, कि दर्शकों से सीधा सीधा आपका सीधा संपर्क जुड़ाव, होता है, डायरेक्ट सीधा कनेक्ट। जुड़ाव, सीधा और जुड़ाव होता है। वहीं के वहीं आपको उनकी रेस्पॉन्स क्रिया मिल जाता है, प्रतिक्रिया आप वहीं अच्छे मिल थे कि जाती है। बुरे थे। जी जी जी, जी, जी। बिल्कुल। वो दर्शकों की ताली बजती है तो पता चल जाता है कि आपने बड़ा जी अच्छा काम किया, ताली जी, कम बजती है तो पता चल जाता है कि नहीं, बिल्कुल थोड़ी कमी रह गई। बिल्कुल। तो ऐसा होता है, और थिएटर में तो अद्भुत है। मतलब थिएटर में तो अगर मुझे थिएटर थोड़ा सा पैसा दे देता तो शायद मैं सिनेमा में आता ही नहीं। जी। अच्छा, आपके जो फैंस हैं वो शायद ये भी जानना चाहेंगे, पंकज जी, कि जब आप कैमरे के सामने नहीं होते, तब आप किस अंदाज में आम जिंदगी में किस तरह से रहते हैं? जैसे कोई गंभीर प्रवृत्ति है, हंसमुख है, या शरारती? हर तरह के मूड्स इंसान के होते हैं सुरेश जी। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैंने, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि मैं अपने प्रोफेशन को अपनी निजी जिंदगी पर हावी नहीं होने देता। जी एक्टिंग के बाद, कैमरे के बाद, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। परिवार है, घर है, टेंशनें हैं, ज़रूरतें हैं, उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, उतार हैं, चढ़ाव हैं। वैसी जैसे हर इंसान ज़िंदगी जीता है, मैं सोचता हूँ, मैं लिखता भी रहता हूँ, मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ,
उसको सहेज के रख देता हूँ। पहले मैं सुनाता रहता था लोगों को, तो मेरे 2-3 सब्जेक्ट चोरी हो गए। अब मैं सुनाता नहीं हूँ, सहेज के रख लेता हूँ। अब मैंने अपने लिए कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बनाऊंगा। ये सब चलता रहता है। बाकी हाँ, मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स देखना अच्छा लगता है, वो देख लेता हूँ। नॉर्मल चीज़ें, मगर हाँ बाकी वो अपने, हाँ मेरी एक पता नहीं ये प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है, जी मैं अपने किए हुए काम को बहुत 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 कम देखता हूँ। जी बहुत कम, कभी देख लिया। क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ, ऑडियंस के बीच में। तो जो, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर द ऑडियंस, हम दर्शकों के लिए काम करते हैं, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो वेब सीरीज हो। जब आप डायरेक्ट ऑडियंस के साथ कनेक्शन में रहते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिल जाता है। जैसा क्या मैं पहले भी कहा कि हलवाई की तो अपनी मिठाई अच्छी लगती है, वो कहता है मेरी मिठाई सबसे अच्छी, लेकिन वो जी अच्छी है कि नहीं वो ऑडियंस बता देती है। जी। तो इसलिए मैं ऑलवेज, आई एम ऑलवेज इन टच विद ऑडियंस। ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। अच्छा, फिर चलते चलते आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि जो युवा कलाकार बनना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं, उसको कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हैं जो युवा, उनके लिए कोई संदेश देना चाहें आप? मेरा संदेश सुरेश जी, सबसे पहले तो उन सब के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। फिर मेरा संदेश ये है कि एक्टिंग को शौक मत मानिए। कभी मत कहिए कि एक्टिंग मेरा शौक है, मेरी हॉबी है। नो, एक्टिंग शौक नहीं है, हॉबी। एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, पैशन है। आपको पैशनेट होना पड़ेगा, जी पैशनेट होके काम कीजिए। और उससे पहले आप ये एनालाइज कर लीजिए। क्योंकि मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, हर जी प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 2-3 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। कि आप अपने आप को खुद, आप सबसे बेस्ट एनालाइज आप स्वयं अपने आप को कर सकते हैं। आप जी शीशे के सामने बैठ जाइए, बैठ के बात कीजिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ, क्या जी मैं उस काबिल हूं या नहीं हूं? क्या मैं उतना परिपक्व हो गया हूं या नहीं हुआ हूं? ये जी आपको स्वयं जवाब मिलेगा। क्योंकि आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता है। जब ये आपको जवाब मिल जाएगा, ये आपको रियलाइजेशन हो जाएगी कि हाँ आप परिपक्व हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद फाइनलाइज कीजिए। तो मैं 3 चीजें हमेशा बोलता हूँ: रियलाइजेशन, एनालाइजेशन, रियलाइजेशन एंड फाइनलाइजेशन। जी। एनालाइज कीजिए, रियलाइज कीजिए और फाइनलाइज कीजिए, फिर बढ़िए आगे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आने वाली पीढ़ी को आपने खूबसूरत सा संदेश दिया है, जो अपना कैरियर अभिनय को बनाना जी चाहते हैं जी उनके लिए। जी। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मैं गुजारिश करूंगा अरुण कुमार त्रिपाठी जी, संपादक हमारी कवितावली के, प्रयागराज से जुड़े हैं, वो मंच पर आकर धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करें। नमस्कार सभी को। नमस्कार। इस अद्भुत सांस्कृतिक और साहित्यिक संध्या के सफल समापन पर मैं अरुण कुमार त्रिपाठी, संपादक कवितावली, कवितावली परिवार की ओर से आप सभी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं सितंबर अंक के भव्य अनावरण की शोभा हमारे मुख्य अतिथि, भारतीय रंगमंच और सिनेमा के गौरव, विख्यात अभिनेता श्री पंकज बेरी जी के प्रति हम अपनी ओर से हृदय गर्भित आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। आपकी उपस्थिति ने न केवल इस आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की, बल्कि हमारे उत्साह को भी कई गुना बढ़ा दिया है। साथ ही देश विदेश के उन सभी साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों और कला साहित्य प्रेमियों को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़े और अपनी उपस्थिति से इस समारोह को सचमुच अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया है। इसके मुख्य संपादक श्री सुरेश पुष्पाकर, संपादक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों श्री राजीव निशाना जी, सुश्री इनू शर्मा जी, श्री प्रेमवीर जी, डॉक्टर विजय कपूर जी, डॉक्टर संतोष गर्ग जी, सुश्री अलका कांसरा जी, सुश्री तरुणा पुंडीर जी, डॉक्टर विनोद कुमार जी, सुश्री निर्लोक होरा जी, श्री गणेश दत्त जी, श्री साहिल सिंह जी, श्री दुर्गेश पयागी जी को धन्यवाद, जिनके अथक प्रयास से कवितावली नई ऊंचाइयां छू रही है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, आपका यह स्नेह और सहयोग हमारे लिए शक्ति है, प्रेरणा है। आइए हम सब मिलकर
साहित्य की इस ज्योति को अविरल प्रज्वलित रखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका अरुण कुमार त्रिपाठी जी। इस मंच पर सभी का दो धन्यवाद ज्ञापन आपने रखा। मैं सुरेश जी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। और हाँ, अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगा, pankajberry.official। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इन 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 शब्दों के लिए। ये शब्द मैं अक्सर सुनता हूँ हमारे कमल अरोड़ा जी से। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जी, यही जी। आपने आज इस मंच से कही है। तो ये तो एक मतलब जी। हमारे अभिनेताओं के लिए एक टैग लाइन बन गई है कि जो अच्छे यस। कलाकार हैं की तरफ से यही शुभकामनाएं जाती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद पंकज जी धन्यवाद। समारोह में जी। बाय बाय कमल जी। नमस्कार। नमस्कार। हमेशा प्रसन्न रहें। नमस्कार बहुत अच्छा नमस्कार लगा। नमस्कार बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइस नाइट ऑफ यू। गुड नाइट, थैंक यू, गॉड ब्लेस। गुड नाइट।